यहां पर ये एक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपको गेट एग्जामिनेशन में आया है। तो ये क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन तरीके से आपको सोचना है, बहुत ही सिंपल सोच के साथ आपको इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। आई नीड अ व्हाइट पेपर। देखो इसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। जैसे कि ये एक पीस ऑफ पेपर है, ये एक पीस ऑफ पेपर है ना। अब इसको क्या किया गया है, थोड़ा कुछ अलग स्टाइल के साथ में फाड़ा गया। कैसे? कुछ अलग स्टाइल के साथ में फाड़ा गया है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं। देखो एक बार दिखा दूंगा ना तो फिर आपके लिए इमेजिन करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो आपके लिए फिर इमेजिन करना थोड़ा सा जो है वो आसान हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से ही आगे बढ़ेंगे हमेशा। ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप हमेशा ऑप्शन एलिमिनेशन से ही आगे बढ़िएगा, और वो भी सिखा दूंगा। जस्ट पहले एक बारी प्रैक्टिकल दिखा दूं आपको कि कैसे होता है, फिर मैं आपको बेसिकली वो भी सिखा दूंगा कि ऑप्शन एलिमिनेशन लगाया कैसे जाएगा। पहले प्रैक्टिकली देख लो तो फिर आपको चीज बढ़िया तरीके के साथ समझ में आ जाएगी, है ना। एकदम मस्त सुंदर सा मैं फाड़ रहा हूं, अच्छा सा आपको दिखेगा। कोशिश तो मेरी यही है कि आपको अच्छा दिखाई दे। नाउ लेट्स सी कि क्या होता है। अब आप देख सकते हो कुछ इसको ऐसे मैंने फाड़ा है ना। अब किया क्या गया, जब पेपर को ऐसे फाड़ा गया तो इसके बाद अब इसको ना बीच से निपटा दिया। कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से। और मुझे लग रहा है मैंने गलत फाड़ लिया है। सही बात है, हट तेरी तो। इस वाले का मतलब ही नहीं निकला। सर आपका रेक्टेंगल नहीं बनेगा। वो जैसे फाड़ा था यार वो वैसे नहीं फटेगा। ये एक्चुअली में कुछ इस प्रकार से फटना था, जैसे कि ये अ पीस ऑफ पेपर है, एक रेक्टेंगल है ना। अब किया क्या गया है, जैसे पूरा का पूरा पीस ऑफ पेपर था, अब इसको ना कुछ इस प्रकार की डिजाइन से काटा दिया। तो जो इसका दूसरा वाला पार्ट है, इसका जो दूसरा वाला पार्ट है वो कुछ ऐसा बनेगा, लाइक दिस। लाइक दिस। तो आप इसको देखो, है ना, इसको देखो, और फिर आप इसको अब एज्यूम करो कि ये कहां पर बनता आपको दिखाई दे रहा है। आपको ये वाला पार्ट कहां पर बनता दिखाई दे पा रहा है ना। आपको जो ये वाला पार्ट है वो किस ऑप्शन में बनता हुआ दिखाई दे रहा है।
एक बार इसके वर्कबुक में देखना जरा क्या दिया गया है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सी और कुछ बच्चे कह रहे हैं बी। एकदम बढ़िया सुपर्ब तरीके के साथ देखोगे तो ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे पड़ेगा इसमें देखो अपने को कैसे कैसे चलना है। जब अपन ये चल रहे तो पहले सीधा है फिर ऊपर गए और ये वाला कुछ अपन ने शेप बनाया। तो अब बस देखो कि ये वाला शेप आपको कहां पर दिखाई दे रहा है ना। ये वाला शेप आपको कहां पर दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन डी में तो ये वाला शेप है ही नहीं, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में है और ऑप्शन सी में है। लेकिन ये जो शेप है उसका जो साइज है वो पेपर में अंदर की तरफ है ना। इसका ये जो शेप है वो पेपर में अंदर की तरफ है, जबकि अगर आप देखो तो इसका ये वाला साइज पेपर में बाहर की तरफ है, पेपर में बाहर की तरफ है। और ये वाला साइज कैसा है, बिल्कुल पेपर में अंदर की तरफ है ना, पेपर में अंदर की तरफ है। तो हाँ भाई ये वाला साइज बिल्कुल सही है और ये वाला साइज भी पेपर में अंदर की तरफ, पेपर में ये वाला साइज भी बिल्कुल अंदर की तरफ है। ठीक है भाई, अब इससे आगे बढ़ना है तो आपको एक इस प्रकार का स्क्वायर रेक्टेंगल मिल रहा है। हाँ यहां पर अगर अपन ऐसे पता चले तो स्क्वायर शेप वाला ये ऐसा कुछ रेक्टेंगल मिल रहा है और इस वाले में भी मिल रहा है आपको। ठीक है, देन ये स्ट्रेट लाइन के साथ पिलर ऊपर की तरफ जाएगा। तो हाँ भाई स्ट्रेट लाइन के साथ पिलर ऊपर की तरफ गया और इस वाले में भी स्ट्रेट लाइन के साथ पिलर ऊपर की तरफ गया। उसके बाद ये पिलर और डीप में गया, ये पिलर और डीप में गया, लेकिन यहां पर पिलर डीप में नहीं गया। यहां पर जो पिलर है वो डीप में नहीं गया। डीप में कहा गया, इस वाले ऑप्शन में गया। तो बस ऑप्शन बी सही हो गया, बाकी के सारे एलिमिनेट हो गए। सो जस्ट आपको इमेजिन करना है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, इस पेपर को यहां से काटा ऐसे पकड़ करके, इस पेपर को बेसिकली यहां से जब फाड़ा गया है ना, तो अब इसको उठा करके कैसा रखा गया, जैसे ये है तो इसको ऐसे उठा के ऐसे रखा गया। समझ रहे हो, जब ये इस पेपर को, ये ऐसे पेपर था, इसको फाड़ा है तो यहां से ला करके इसको ऐसे रखा है, यानी कैसे उल्टा करके यहां पर आपको डिजाइन दी गई है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है ना। फोर्थ स्टैंडर्ड में तो ऐसे क्वेश्चंस है। हाँ यस मीनाक्षी बिल्कुल सही है कहा आपने। सीबीएसई वालों को अगर आप देखो, गूगल सर्च करो कि फिगर सिमेट्री किस क्लास में, तो 5th 6th क्लास से आपको फिगर सिमेट्री के क्वेश्चंस दिख जाते हैं। बिल्कुल नहीं मेंशन होएगा राहुल, आप लोग ऐसे इसको टेक्निकल क्यों सोचने लग जाते हो बेटा, ये नॉन टेक्निकल है, दिस इज रीजनिंग। यहां से आप ही को सब कुछ अपने आप में सोचना है कि फिगर ऐसा भी हो सकता है या फिर फिगर ऐसा भी हो सकता है, समझे, आप ही को सोचना होगा। यहां पर बिल्कुल मेंशन नहीं किया जाएगा। देख लो, गेट 2021 आईआईटी बॉम्बे, a jigsaw puzzle has 2 pieces, one of the piece is shown above, which one of the given options for the missing piece when assembled with firm or rectangle, the piece can be moved, rotate or flipped। ये तो मेंशन तो है। ये देखो कहां सवाल पढ़ते हो यार तुम, the piece can be moved, rotated और flipped। बच्चा कमेंट करने के पहले ना आप लोग एक बार चीज को पढ़ लिया करो, ऐसे बिना मतलब फालतू की चीजों को कमेंट मत किया करो, ठीक है। एक बार पहले पढ़ लिया करो क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो आई होप जिस बच्चे ने डाउट पूछा था उस बच्चे का ये डाउट क्लियर हो गया होगा। सही बात है एकांश। चलो, तो ये क्वेश्चन को डिस्कस करना था, मैं डिस्कस कर दिया। और अब अपन शुरुआत करते हैं हमारे लॉजिकल रीजनिंग के पार्ट की। चलो भाई, लॉजिकल रीजनिंग के पार्ट की बातचीत करते हैं। तो आइए जनाब शुरू करते हैं हम कहानी लॉजिकल रीजनिंग की। तो जब हम बच्चे सिलॉक्स पढ़ रहे थे, जब हम सिलॉक्स पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि आपको कोई एक स्टेटमेंट गिवन होता है ना,
आपको कोई एक स्टेटमेंट गिवन होता है जो कि मीनिंग लेस होता है। यहां पर इस्तेमाल होने वाला स्टेटमेंट या फिर पैसेज, यहां पर इस्तेमाल होने वाला स्टेटमेंट या फिर जो पैसेज है या हम कह सकते हैं कि आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट नहीं लिख रहा हूं लेकिन हो सकता है आर्गुमेंट है, ये सब के सब कैसे होते हैं, ये मीनिंगफुल होते हैं, ये मीनिंगफुल होते हैं। मीनिंगफुल का मतलब है कि ये सारी की सारी चीजें रियल लाइफ, बोले तो वास्तविक दुनिया के आधार पर होती हैं। यहां पर कोई भी जो भी चीज आपको दी गई है वो आपको रियलिटी से जोड़ करके देखना है कि हाँ भाई रियलिटी में ऐसा हो रहा है, रियलिटी में ऐसा हो रहा है, और यहां पर जो भी चीजें दी करके जाएंगी वो रियल पर भी बेस्ड होंगी, है ना, वो रियलिटी पर ही बेस्ड होंगी कि हाँ ऐसा ही होता है, कि हाँ ऐसा ही होता है। प्रेसिडेंट इलेक्शन कैसे होता है तो उसमें वैसे ही कहा जाएगा, ठीक है। शेरू कह रहे पहले 15 सेकंड में ही हो गया, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक। चलिए, सो स्टेटमेंट और ये हो गया आपका पैसेज, ठीक है। तो अब किसी स्टेटमेंट या पैसेज जो भी रहेगा हमेशा मीनिंगफुल होगा। अब इसी स्टेटमेंट या पैसेज के आधार पर, इन्हीं के बेस पर आपसे कुछ डिफरेंट चीजें पूछी जाती हैं। क्या क्या? जैसे कि आपसे अजम्पशन बनाने कहा जा सकता है, जैसे कि आपसे अजम्पशन बनाने कहा जा सकता है, या फिर आपसे आर्गुमेंट के लिए पूछा जा सकता है ना, और या तो फिर आपसे कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन के लिए कहा जा सकता है। इसके अलावा आपसे कंक्लूजन और या तो फिर इन्फ्रेंस, जो कि हम कह सकते हैं समराइज करता है। तो इन्फ्रेंस निकालना या समराइज करना वही बचपन वाली कहानी है जब हम स्कूल में रहते थे और हमको एक अनसीन पैसेज दिया जाता था एग्जामिनेशन में, और उसके अंदर में से कुछ क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते थे कि अगर ये पैसेज दिया गया है तो व्हाट विल बी द टाइटल ऑफ द पैसेज, विच सेंटेंस कैन समराइज दैट पैसेज, है ना, व्हाट यू कैन इन्फर्ड फ्रॉम दैट पैसेज। यही सब बातचीत होती है लॉजिकल रीजनिंग में। जहां तक मेरी गेसिंग है, और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अब गेट को, आईआईटी को एक आर्गुमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन देना चाहिए। सो लेट्स सी आर्गुमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन आता है या नहीं। जब भी कभी अजम्पशन होगा तो यहां पर बातचीत और डिस्कशन होगा पास्ट फॉर्म में, वो चीज पहले हो चुकी है। अगर आर्गुमेंट चल रहा होगा तो फिर वो होगा प्रेजेंट फॉर्म में, अभी हो रहा है। कोर्स ऑफ एक्शन कहीं ना कहीं फ्यूचरिस्टिक सोच के होंगे, जहां पर कंक्लूजन भी फ्यूचरिस्टिक होता है। नहीं होगा अतुल, ठीक है, नहीं होगा वो। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, अगर वो नहीं पढ़ना है सो यू कैन लीव माय क्लास, नो नीड टू वरी, ठीक है बच्चा। अभी मैं जो पढ़ा रहा हूं अगर आप इसे कंसंट्रेशन के साथ नहीं पढ़ना चाहते सो यू कैन लीव क्लास, कोई टेंशन वाली बातचीत नहीं है। ना आप अपना टाइम वेस्ट करोगे और ना ही आप किसी दूसरे स्टूडेंट का टाइम वेस्ट करोगे। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं अगर आपको ये पढ़ना है तो बहुत अच्छे से पढ़ो ताकि आपको चीजें समझ में आए। लेकिन अगर आपका दिमाग किसी और चीज के लिए चल रहा है कि ये होगा कि नहीं होगा, वो होगा कि नहीं होएगा, तो कुछ भी नहीं होएगा। जो हो रहा है बस यही होएगा, नथिंग एल्स। ठीक है अतुल, गॉट इट? हैव यू गॉट माय पॉइंट अतुल? जस्ट टेल मी, हैव यू गॉट माय पॉइंट अतुल? बच्चा, हैव यू गॉट माय पॉइंट? अतुल, सौरभ, बच्चा, हाँ वेरी गुड। मेरा पॉइंट क्लियर हो गया ना आपको? एकदम शाबाश, लव यू। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दो, ठीक है।
तो अगर हम बातचीत कर रहे हैं अजम्पशन की, तो अजम्पशन का मतलब क्या होता है पहले मैं आपको ये सिखाता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि अजम्पशन या आर्गुमेंट आपको समझने की नीड है। बाकी जो कंक्लूजन और जो इन्फ्रेंस निकालना है, इसको पढ़ाने के लिए किसी को भी नीड नहीं है। आपकी अगर लगभग 20 साल के तो होंगे ना आप सभी के सभी, तो एज 1 से लेकर के 20 इयर्स तक की एज में जितना आपका मेंटल डेवलपमेंट हुआ है, हर किसी इंसान का 1 to 20 की एज तक मेंटल डेवलपमेंट अलग अलग होता है ना। जैसे जब मैं 20-21 साल का था, तो मैं अपने आप को समझता था कि मैं बहुत धुरंधर हूं और मेरा डेवलपमेंट एकदम मस्त तरीके से हो चुका है। बट आज जब मैं 30 ईयर ओल्ड हूं, तो मेरे को समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, जब 21 के थे तो बच्चे थे, है ना। आज फील हो रहा है। ठीक वैसे ही अब मेरे को लग रहा है कि हाँ अपन डेवलप्ड हो गए। तो आफ्टर 10 इयर्स जब मैं 40 इयर्स का हो जाऊंगा, तो मुझे फिर फील होएगा कि यार जब अपन 30 थे तो इतनी समझ नहीं थी, आज 40 के हैं तो इतनी समझ है ना। जब 40 के हैं तो इतनी समझ है। आज अगर मैं 21-22 एज के, मतलब अराउंड 18-20 की एज के स्टूडेंट्स को या बच्चों को स्मोक करते देखता हूं, तो मुझे लगता है यार कितनी कच्ची उम्र में बिगड़ रहे हैं बेचारे, है ना। लेकिन फिर चलो छोड़ो, जाने दो। सो अजम्पशन का मतलब ये हुआ, जस्ट सी हियर, कबीर ने कुछ सोचते हुए, कबीर ने कुछ सोचते हुए एक बात कही प्रीति से। एक बात कही, हम इसको कह सकते हैं स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट दिया प्रीति से, ठीक है। कबीर ने कुछ सोचते हुए एक स्टेटमेंट दिया प्रीति को। तो यहां पर जो बंदा कबीर है ये फर्स्ट पर्सन है, और ये जो बंदा प्रीति है ये सेकंड पर्सन है। अपन कौन है? सो वी आर हियर, यहां पर है हम, वी, अपन है भाई थर्ड पर्सन। इस स्टेटमेंट को देखते हुए, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को देखते हुए अब हमको सोचना होगा, अब हमको सोचना होगा कि कबीर ने क्या सोच करके प्रीति से कहा, कि कबीर ने क्या सोच करके प्रीति से कहा, ठीक है। हाँ जी, आज अद्वैत का बर्थडे है और हमारा जो एक और चैनल है अद्वैत एजुकेशन, ये वाला, आज इसका फाउंडेशन डे भी है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर अजम्पशन क्या, कबीर ने जो सोचा है हमको उस चीज के बारे में सोचना है। पर्टिकुलरली कबीर ने क्या सोचा होगा, है ना। सो हियर वी आर द थर्ड पर्सन। हमको दूर से देखते हुए किन्हीं दो लोगों की बातचीत के बारे में देखते हुए सोचना होगा कि यार उसने ऐसा कहा क्यों था, उस पर्सन ने ऐसा कहा क्यों था। जस्ट सी, एक, मैं हिंदी में एक एग्जांपल लिख दूं। किसी समोसे की दुकान वाले को अगर अपने समोसे बेचने हैं तो फिर वो क्या लगाएगा? फ्रेश समोसा अवेलेबल, फ्रेश समोसा अवेलेबल, या फिर यहां पर ये कहेगा, बासी को क्या कहते हैं यार इंग्लिश में? बासी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोई बताएगा क्या मेरे को? अनफ्रेश, कुछ एक स्पेशल सा वर्ड होता होगा ना। स्टेल, रॉटन, ठीक है भाई, स्टेल लिख दे रहा हूं, स्टेल समोसा अवेलेबल, है ना। ताजे, ताजे और बासी। तो अगर किसी दुकानदार को अपने समोसे बेचने हैं
तो वो कौन सा बोर्ड लगाएगा, ये वाला या फिर ये वाला? सो वी नो वेरी वेल कि समोसे बेचने वाला पर्सन भले 2 दिन पुराने समोसे बेच रहा हो, वो बोर्ड तो यही लगाएगा, वो बोर्ड तो यही लगाएगा, है ना, वो बोर्ड तो यही लगाएगा। और क्यों लगाएगा? तो वो ये बोर्ड ये इसी अजम्पशन की वजह से लगाएगा, क्योंकि उसको पता है कि जब कोई भी पर्सन ये बोर्ड देखेगा, उसने क्या सोचा, उसने इस बात को सोचा कि कोई भी पर्सन जब इस बोर्ड को देखेगा तो उसको क्या फील होएगा कि हाँ भाई यहां पर ताजे समोसे मिलते हैं। आप ये बताओ, आपने ट्रैफिक रोड पर चलते हुए कई बार ट्रैफिक पुलिस के होर्डिंग्स देखे होंगे जहां पर उन्होंने कहा होगा कि भाई हेलमेट पहनो, वेयर हेलमेट इट सेव्स योर लाइफ, है ना, वेयर हेलमेट इट सेव योर लाइफ। तो भाई पुलिस वाले हेलमेट पहनने के लिए क्यों बोल रहे होते हैं, हेलमेट पहनने के लिए क्यों बोल रहे होते हैं? क्या उनको ऐसा लगता है क्या कि अगर हम होर्डिंग्स पे लगाएंगे तो लोग उस होर्डिंग को देख करके और हेलमेट पहनना बंद कर देंगे, या कहीं ना कहीं उस होर्डिंग को देख करके जो पर्सन है वो मोटिवेट होंगे और उस हेलमेट को पहनने की कोशिश करेंगे? पर्सन जो है वो मोटिवेट होंगे और हेलमेट पहनने के कोशिश करेंगे, यही ना। सो जब भी हम कभी किसी प्रकार का कोई भी अजम्पशन बनाते हैं, सो अजम्पशंस आर always positive in nature, assumptions are always positive in nature, वो हमेशा पॉजिटिविटी के साथ सोचा जाता है, कभी भी नेगेटिविटी के साथ नहीं सोचा जाता। जैसे चिल्ड बियर लिखा होता है सही बात है भाई, है ना। हाँ, तो ये कहलाता भाई अजम्पशन। तो कभी भी कोई भी जो अजम्पशन बनेगा वो किस चीज के लिए बनेगा, पास्ट के लिए बनेगा, है ना, क्योंकि अजम्पशन का मतलब क्या हुआ, किसी पर्सन के पहले की सोच, यानी कि हम ये बोर्ड पहले देख रहे हैं, लेकिन अगर हमें इस बोर्ड पर अजम्पशन बनाना है तो हमें कहां जाना होगा, पास्ट में जाना होगा ना। अगर हमें इस बोर्ड लगाने के अजम्पशन पर जाना होगा तो हमें कहां जाना होगा, पास्ट में जाना होगा। तो कभी भी ये जो अजम्पशन है वो पास्ट में सोची गई बात होती है ना। दिस इज द थॉट जो कि पास्ट में सोचा गया है ना, जो कि पास्ट में सोचा गया है। तो आप यहां से किसी भी अजम्पशन को एलिमिनेट कर सकते हो, पहला उसका नेचर देख करके कि वो पॉजिटिव इन नेचर है या नहीं, या फिर आप उसको देख करके महसूस करके कि वो पास्ट की बातचीत कर रहा है या नहीं, है ना, वो पास्ट की बातचीत कर रहा है या नहीं। अब समझो आप आर्गुमेंट को, अब समझिए जनाब आप आर्गुमेंट को। तो मैं कल ही एक वो देख रहा था मिमी, है ना, कल मैं इंस्टीट्यूट से थोड़ा जल्दी फ्री हो गया था, रात में 11:30 साढ़े 11 बजे। तो कल मैं एक मूवी देख रहा था मिमी, छोटी सी शॉर्ट मूवी थी, तो खाना खाते खाते देख रहा था। तो वहां से ना मेरे को ये आर्गुमेंट बड़ा मस्त लगा। आर्गुमेंट का मतलब होता है एक प्रकार की बहस, लड़ाई झगड़ा, जो आपके घर में रोज होता होगा, आपका आपके भाइयों के साथ, बहनों के साथ, या अगर आपको कहीं बाहर घूमने जाना है तो आपके मम्मी पापा के साथ होता ही होगा। तो आर्गुमेंट के दौरान दो पक्ष होते हैं, दो स्टेटमेंट होते हैं, एक ये पहला स्टेटमेंट है और ये एक दूसरा स्टेटमेंट है। जहां पर पहला स्टेटमेंट किसी बात पर चल रहे आर्गुमेंट के सपोर्ट में होता है, सपोर्ट में होता है। अब देखो सपोर्ट की स्पेलिंग ही गलत लिख दी, नहीं सही तो लिख की दी। सिंगल पी आता ना यार, केस सपोर्ट में होता है और एक अपोज में होता है। नहीं यार डबल पी आता है, डबल पी आता है ना यार सपोर्ट में। आज नगद कल उधार, हाँ सही लिख रहा था, पता नहीं मेरे को अजीब सा ऐसे क्यों लग रहा था, कभी कभी हो जाता है। डबल पी है ना, सपोर्ट।
तो आर्ग्यूमेंट कभी भी दो पक्षों के बीच चल रहा होता है, जहां पर एक जो पक्ष है वो उस पर्टिकुलर बात के सपोर्ट में रहता है कि यस ऐसा करना चाहिए या ऐसा होना चाहिए, दूसरा उसका अपोज कर रहा होता है कि नो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इनमें से हम कौन है? हम इन दोनों में से नहीं है। हम ना तो इसके सपोर्ट में वाले में व्यक्ति हैं, ना ही हम अपोज वाले व्यक्ति हैं। ये दोनों केस आपको दिखाए जा रहे हैं। यहां पर है हम वी आर द थर्ड पर्सन। आप कुछ ऐसा फील करो कि यू आर अ जज इन अ कोर्ट एंड दो वकील बहस कर रहे हैं, दो वकील लड़ाई कर रहे हैं कि दहेज लेने वाले हर एक पर्सन को फांसी पर चढ़ा देना चाहिए, दे दो फांसी, जिसने भी दहेज लिया उसको फांसी दे दो, हैंग टिल डेथ। तो फिर अब दोनों ही पर्सन अपनी अपनी दलीलें पेश करेंगे, दोनों ही पर्सन अपनी अपनी दलीलें पेश करेंगे कि हाँ यस चढ़ा देना चाहिए या नो नहीं चढ़ाना चाहिए। तो ये दोनों ही पर्सन की बातचीत को सुनते हुए आपको प्रूफ्स देखने हैं, आपको डेटा देखना है, आपको बाकी जानकारी लेनी है और अपने व्यक्तित्व का, अपनी सोच का इस्तेमाल करते हुए इस बात के बारे में देखना होगा कि कौन सा पर्सन है जिसकी डेटा स्ट्रांग है, जिसके पॉइंट्स में दम है, जिसके पॉइंट्स में दम है ना। ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसके पॉइंट में दम है, तो वो कहलाएगा भाई क्या? आर्गुमेंट। वो कहलाएगा क्या? आर्गुमेंट। दो लोग लड़ाई कर रहे हैं, अपन मजे लेने वाले, बाद में जाके थोड़ा बीच बचाव कर देंगे, ठीक है, बाद में जाकर के थोड़ा सा बीच बचाव कर देंगे। सो यहां पर है हम वी। हमको क्या डिसाइड करना होगा? हमको डिसाइड करना होगा कि कोई आर्गुमेंट स्ट्रांग है, कि कौन सा आर्गुमेंट स्ट्रांग है या फिर वीक है, या फिर वीक है। ऐसा कौन सा आर्गुमेंट है, चाहे वो यस में हो चाहे वो नो में हो। जैसे कि एक स्टेटमेंट दिया गया कि पाकिस्तान से आने वाले आतंकवाद से जनधन की हानि होती है ना। तो एक पर्सन ने कहा मारो 3 परमाणु बम, ना रहेगा पाकिस्तान, ना आएंगे आतंकवादी। अब इस पर छिड़ गई बहस, हाँ निपटा दो, कुछ कह रहे नहीं नहीं निपटाओ। तो अब इन दोनों को तथ्य देने होंगे कि भैया काहे नहीं निपटाएं और काहे निपटा दें। तो जो नहीं निपटाने वाला होगा या जो निपटाने वाला होगा उसके पॉइंट्स आपको देखने होंगे कि किसका पॉइंट मतलब स्ट्रांग है। जैसे अपन ओबीसी आरक्षण पर बातचीत कर सकते हैं कि जो रिजर्वेशन है वो मोनेटाइज होना चाहिए, मतलब मोनेटाइजेशन पर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, है ना। अभी अद्वैत एजुकेशन पर मैं एक सीरीज भी लेकर के आया था, युवा संवाद। वहां पर युवा संवाद के बारे में हमने बहुत सारे इस प्रकार की चर्चाएं करी थी, बहुत सारे टाइटल लाइक करके आए थे, ऑनलाइन एजुकेशन इज बेस्ट और ऑनलाइन ऑफलाइन एजुकेशन इज बेस्ट। तो वहां पर भी किसी एक मुद्दे पर 2 पर्सन्स आपस में लड़ाई कर रहे थे। अद्वैत एजुकेशन चैनल पर है युवा संवाद, आप देखना, मजा आएगा आपको। उसमें कहीं मैक्सिमम टाइम तो होस्ट मैं ही करता हूं क्योंकि मेरे को लड़ाई करने में बड़ा मजा आता है ना। तो आपको ये चेक करना होगा अपनी पर्सनल फीलिंग को अलग करके, आपको ये बात चेक करनी होगी अपनी पर्सनल फीलिंग को दरकिनार करते हुए कभी भी आपको आर्गुमेंट में अपनी पर्सनल फीलिंग नहीं डालनी, ठीक है। कभी भी आपको अपने आर्गुमेंट में अपनी पर्सनल फीलिंग नहीं डालनी है ना। किसी भी बात पर अपनी पर्सनल फीलिंग से दूर रखना है, बस इसमें यही पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। अब अपन चर्चा करते हैं कोर्स ऑफ एक्शन की। जैसे कि भाई राहुल गांधी को भारत देश का प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए या नहीं? राहुल गांधी को भारत देश का प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए या नहीं? राहुल गांधी को भारत देश का प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए या नहीं? यहां सारे के सारे बच्चे नो लिख रहे हैं। आएगा तो मोदी। सुलभ कह रहे हैं यस, वेरी गुड सुलभ।
अभी मस्त कमेंट स्क्रॉल हो रहे हैं पहले दिन के जैसे, दे दनादन दे दनादन, है ना। तो ये इस प्रकार की आर्गुमेंट वाली चीजें होती हैं। तो यहां पर आपको अपनी पर्सनल थॉट को अलग रखना है, और जो यहां से डेटा प्रोवाइडेड है ना, पर्सनल फीलिंग्स पर नहीं जाना है। किस पर जाना है? डेटास पर, डेटास पर आपको जाना होगा, है ना, कि क्या है, यूनिवर्सल चीजों पर जाना होगा, यूनिवर्सल चीजों पर जाना होगा। मुझे बनना चाहिए पीएम, बन जाओ, किसी ने रोका थोड़ी ना है। इंडिया में यही तो अच्छी बात है, एनी पर्सन कैन बी अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जब नरेंद्र मोदी बन सकते हैं तो फिर आप तो बन ही सकते हो यार, आप तो इंजीनियर हो। है ना, जब नरेंद्र मोदी बन सकते हैं, एक चांस तो बनता है बच्चा। चांस भी ना चीजों को देख करके देना चाहिए, है ना। जैसे कि आपके सामने मर्डरर खड़ा है और आप उसको बोलो नहीं, इसके हाथ में एक बार चाकू तो देख के देना चाहिए कि इसकी फीलिंग चेंज हुई कि नहीं हुई, इसकी फीलिंग मर्डर करने वाली चेंज हुई कि नहीं हुई, बेटा निपटा देगा। है ना। तो किस किस चीज का चांस है उसको भी जरूर देखना चाहिए। चलिए भाई, कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है? तो साधारण तौर पर आपको कभी का जो कोर्स ऑफ एक्शन होता है, इस कोर्स ऑफ एक्शन में यहां स्टेटमेंट में आपको कोई प्रॉब्लम दी गई होगी। अगर प्रॉब्लम दी गई है तो आप हो इसके होल सोल अधिकारी। आपको एक ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन लेना होगा जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम या तो सॉल्व हो सके और या तो रिड्यूस हो सके। ये प्रॉब्लम या तो सॉल्व हो सके या तो रिड्यूस हो सके, है ना। आपको एक ऐसा डिसीजन लेना होगा जिससे कि या तो ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके और या तो रिड्यूस हो सके। कोई किसी प्रकार की सिचुएशन दी गई है, किसी प्रकार की सिचुएशन दी गई है, सिचुएशन यानी कि सर बाढ़ आ गई, फ्लूड आ चुका है, तो अब आपको जो भी निर्णय लेने होंगे उस सिचुएशन के इंप्रूव करने के लिए लेने होंगे। इंप्रूवमेंट के लिए आपको वो डिसीजंस लेने होंगे। बेसिकली कोर्स ऑफ एक्शन इज जस्ट टाइप ऑफ सॉरी कोर्स ऑफ एक्शन इज जस्ट टाइप ऑफ अ डिसीजन टेकन बाय यू। द डिसीजन टेकन बाय यू इज कॉल्ड एज द कोर्स ऑफ एक्शन, है ना। द डिसीजन टेकन बाय यू इज जनरली एज अ सिचुएशन, या फिर जो जहां से आप इंप्रूव कर सके। तो प्रॉब्लम है, सिचुएशन है, या फिर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस है, रूल्स दिए गए हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए आपको क्या कराना होगा? आपको कुछ ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन लेना होगा जो कि उसको फॉलो करे, है ना। तो कोर्स ऑफ एक्शन में भी आपको किस बात का ध्यान रखना है? पर्सनल फीलिंग नहीं, पर्सनल फीलिंग नहीं। कभी भी लॉजिकल रीजनिंग में पर्सनल फीलिंग को दूर रखना कि आप पर्सनली क्या फील करते हो, इस बात को मत लेकर के आना कि मेरा क्या सोच है। नहीं नहीं नहीं, आपकी सोच नहीं, आपकी डिमांड क्या है, आपके पैसेज की डिमांड क्या है, आपकी पैसेज की डिमांड क्या है, आपको यह सोचना होगा, है ना। सर दोनों ने डुबाया है, अभी कोई नहीं, प्यार लगने वाला चाहिए, ना कमल ना हाई फाई है। हाँ, आपको अपनी पर्सनल फीलिंग से दूर रखना है ना। इसमें और भी कुछ छोटे मोटे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, बट उतना डिटेल में जाना आपके लिए आवश्यक नहीं है, क्योंकि अब अभी तो ये नहीं पता ये आ पाएगा कि नहीं आएगा।
केजरीवाल तो भाई कभी नहीं, केजरीवाल से अच्छा तो मैं राहुल गांधी को ही सपोर्ट कर दूं। केजरीवाल से तो बेहतर है कि फिर राहुल ही गांधी बन जाए भाई, कसम से मेरा पर्सनल तो यही है। केजरीवाल से तो बेहतर ही है कि राहुल गांधी बन जाए, ज्यादा अच्छा है। गायब हो गया ये तो, ठीक है भाई, गायब हो गया तो हो गया। चल दीपक कलाल को बना दे, है ना। केजरीवाल तो आईआईटीएन है। अरे तो भाई काफी लोग ऐसे भी होते हैं ना जो आईआईटी में धोखे से पहुंच जाते हैं। केजरीवाल आने की से ना, अब देख लो, बाकी तो कहीं यूपी जैसी जगह में दंगे नहीं हो पाए, लेकिन दिल्ली में हो गए हैं। क्या ही मतलब का यार। चलो भाई आओ कहानी शुरू करें। 2015 आईआईटी कानपुर का मैंने एक सवाल उठाया है जहां पर आपको कोर्स ऑफ एक्शन के बारे में कहा गया। आराम से देखो और पढ़ो। The given statement is followed by some course of action assuming that statement to be true decide the concept option. So here your given statement is what? Here your given statement is that there has been a significant drop in the water level in the lakes supplying water to the city. देखो समस्या क्या हो गई? There has been a significant drop in the water level in the lakes supplying water to the city. तो कोई एक शहर है जहां पर तालाब से पानी की सप्लाई होती है और उसका वाटर लेवल कम हो गया। योगी थोड़ा खतरनाक आदमी है भाई। जो योगी आदित्यनाथ जी है ना, वो यूपी की जनता के लिए सही है, वो यूपी की जनता के लिए ही सही है। नेक्स्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से तो भाई मेरा वोट है नितिन गडकरी को। क्या गजब ही काम किया भाई रोड डेवलपमेंट में। मेरे को तो नितिन गडकरी जी का वर्क बड़ा पसंद है। बेहतरीन नॉलेजेबल पर्सन, बेहतरीन स्पीकिंग स्किल्स, बेहतरीन मैनेजमेंट स्किल्स, बेहतरीन डिसीजन टेकिंग जो क्षमता होती है। बस ज्यादा बोलते नहीं है वो। जो बोलते हैं सच्चाई बोल देते हैं। और पीएम हमेशा सच बोले ऐसा जरूरी नहीं ना। हमेशा सच बोलने वाले इंसान को लोग बाहर कर देते हैं, जैसे मनोहर पार्रिकर जी थे। इस टाइप के लोगों को, अभी रेलवे मिनिस्टर को देखो, है बताइए भाई, वो रेलवे मिनिस्टर ट्रेन में जा जा करके सर्वे कर रहे हैं, ऐसा होता है क्या? अभी नितिन गडकरी जी को देखो, वो जाकर के खुद कार में बैठ करके 170 की स्पीड से कार चलवा करके टेस्ट कर रहे हैं कि इस रोड पे कार चलेगी कैसी 170 की। बताओ यार, ये भी कोई बात हुई है? एक दिन में 15-15, 30-30 किलोमीटर रोड बना डाल रहे हैं, पूरी सुरंग खोद के रोड बना डाल ली खाली 1 घंटे पे, 24 घंटे पे। ऐसा होता है क्या यार? इंडिया में तो नहीं होता था। बैरिकेडिंग मशीन से हो रही है, गजब ही। मतलब सबसे अच्छा त्रिवेंद्र सिंह रावत। सही है। योगी जी जो हमारे हैं वो यूपी के लिए सही है, क्योंकि अगर आप में कोई यूपी में रहा होगा तो आप समझ जाओगे कि हाँ सही है। यूपी में क्या है, आदमी जबरदस्ती पे लड़ाई कर देता। अपन यहाँ खड़े हैं, मतलब कोई व्यक्ति ऐसे खड़ा है और आपने ऐसे थूक दिया, अबे तू थूका कैसे? भाई साहब तुम्हारे ऊपर तो थूके नहीं, तो तू थूका ही कैसे? अरे ये कौन सी बात हुई? तुम्हारे ऊपर तो नहीं थूका, हम पान खा रहे तो उधर थूक दिए किनारे में। नहीं तो तुमने हमारे सामने कैसे थूका? साले हमारे चाचा बाहुबली में विधायक हैं यहाँ के, तुम हमारे सामने ऐसे कैसे थूक दिए है? लाओ बम बम मारो साले को। गोली वोली भी नहीं, सीधा बम मारने की बात करते हैं। मैं इसके पहले जिस इंस्टीट्यूट में था तो वहां पर एज अ ब्रांच मैनेजर गया था लीड के लिए। तो हाँ भाई क्या फीस चल रही है? सर 8,000 रुपए फीस चल रही है 1 साल की। ठीक है, 1,000 रुपए बच्चों का एडमिशन कर लो। काय कर लो? अबे पार्षद है हम यहाँ के, तो पार्षद हो तो क्या हमको क्या तनख्वाह नहीं चाहिए क्या? ठीक है, तो आज तुम्हारी कोचिंग में 3 बम मार देंगे। बताओ, पार्षद होकर के ऐसी बात कर रहे हैं कि तुम्हारी कोचिंग में आज हम 3 बम मार देंगे। हमने कहा साहब आपको जो करना हो कर लो, ये विद्या का मंदिर है ना। हम यहाँ पर जो पैसा लेते हैं वो हम अपने पढ़ाने वाले लोगों को उसके लिए देते हैं, कि कोई प्रॉफिट का संस्थान नहीं है।
जहां हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हो और एकदम पैसा कमा रहे हो। कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, एनी कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन प्रोवाइड कराता है बच्चों के भविष्य के लिए। कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऐसा अनाफ फीस नहीं लेता, प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते। मतलब प्रॉफिट एकदम ऐसा कि एकदम प्योर प्रॉफिट, वैसा वर्क नहीं होता किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। नहीं भाई, जब तक किसी पर्सन की एज 55 इयर्स क्रॉस ना कर ले तब तक तो उसको प्राइम मिनिस्टर बनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो तजुर्बा जो भारत देश को संभालने के लिए चाहिए वो एज के हिसाब से ही आएगा। अरे जो व्यक्ति स्टेट में ठीक से काम नहीं कर पाया हो, जो व्यक्ति स्टेट में ठीक से काम नहीं कर पाया, वो इंडिया लेवल पे क्या ही काम करेगा। दीदी क्यों नहीं? दीदी दीदी है भाई, दीदी दीदी है ना, दीदी दीदी है, इसलिए वो नहीं हो सकती। दीदी के पास ऑलरेडी टैग है, शी इज दीदी, तो फिर पीएम के टैग की क्या आवश्यकता है? जरूरत ही नहीं, दीदी है वो ऑलरेडी। चलो इसको बताओ। कहता है द वाटर सप्लाई अथॉरिटी शुड इम्पोज अ पार्शियल कट इन सप्लाई टू टैकल द सिचुएशन। तो ठीक बात है, कोर्स ऑफ एक्शन हमारा क्या होगा कि भाई अगर पानी कम हो गया है तो कम कम दो, अगर पानी हमारे पास में है तो कम कम पानी दो। द गवर्नमेंट शुड अपील टू द रेसिडेंट्स थ्रू मास मीडिया फॉर मिनिमल यूज ऑफ वाटर। सही बात है, जब प्राइम मिनिस्टर ने नोटबंदी करी थी तो क्या किया था, मास मीडिया में आकर के अनाउंसमेंट कर दिया था कि भैया आज से जो आप धन जोड़ जोड़ के बैठे थे, आज से तो वो खत्म हो गया है ना। आज से वो हो गया है कागज के नोट जिनको आप जला भी नहीं सकते, वो हो गए आज से ऐसे कागज के नोट जो जला भी नहीं सकते। तो किया गया था, मीडिया का यूज किया था। तो बिल्कुल लोग, उनको जो अथॉरिटी है गवर्नमेंट को, उनको मीडिया में आकर के लोगों को समझाना चाहिए कि अगर आप डेली कार धोते तो भाई रोज मत दो, हफ्ते में एक दिन दो, पानी बचाओ। अगर आप दिन में 3 बार नहाते हो तो एक ही बार नहाओ, है ना। बर्तन नल चालू करके धोते हो तो उसकी जगह बाल्टी में पानी भर करके धो। इस टाइप की चीजें। कम खाना खाओ, कम पॉटी करने जाओ, पानी सेव होएगा। द गवर्नमेंट शुड बैन द वाटर सप्लाई इन लोअर एरिया। नहीं भाई, ऐसा नहीं कर सकते अपन। लोअर एरिया में पानी को आप पूरा का पूरा बंद नहीं कर सकते, नहीं तो बैंड बज जाएगी, समस्या बन जाएगी भाई, है ना। लोअर एरिया में आप पानी को बंद नहीं कर सकते, नहीं तो समस्या बन जाएगी। तो हमारी प्रॉब्लम जो है मंदिर वही बन गया ना। अरे मंदिर बनता, मतलब जो भी व्हाटएवर XYZ जो भी चीज वहां पर होती, मुद्दे की बात ये थी कि वो मुद्दा खत्म हो गया। जिस बात पर इतना खून बहा, सारी कुछ चीजें हुई, लोगों ने अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सीखी सेकी, है ना, आखिरकार वो मुद्दा खत्म हो गया। जो भी 2014 चुनाव से पहले जो भी मुद्दे थे सब खत्म हो चुके हैं। अब बात हो रही है किस पर? रोजगार पर, क्योंकि बाकी सारे बातचीत तो खत्म हो गई, है ना। बाकी सारी की सारी बातचीत तो खत्म हो गई। 370 खत्म, मंदिर वाली बातचीत खत्म, और भी कुछ 3 तलाक और बाकी ऐसी चीजें खत्म। जो भी पुराने मुद्दे थे, जिन मुद्दों पर 2014 के चुनाव हुए थे, खत्म। 2019 के चुनाव जिस मुद्दे पर हुए थे, लगभग खत्म। अब 2024 के लिए मुद्दा ढूंढना पड़ेगा लोगों को, है ना, मुद्दा ढूंढना पड़ेगा लोगों को। काला धन तो कुछ है ही नहीं, काला धन जैसा कोई चीज है ही नहीं दुनिया में।
काला धन जैसा दुनिया में कोई चीज नहीं है बेटा। काला धन आपकी जेब में भी है, मेरी जेब में भी है, और ये सरकार या इसके आगे पीछे की सारी सरकारें, सारे कर्मचारी काले धन से ही चलते हैं। आप खुद यदि कार में सीट बेल्ट बैठे बगैर, कार में सीट बेल्ट लगाए बगैर अगर आप जा रहे हो, 5,000 रुपए का चालान काटेगा, आप खुद उसको काला धन दोगे, सर 1,000 ले लो, 5,000 मत दो। तो वो जो 4,000 आपकी जेब में बच गया ना बेटा, वही काला धन है। समझ रहे हो? आप हेलमेट लगा करके नहीं जा रहे थे, 2,000 रुपए का चालान कटा, आप कहोगे सर 500 ले लो, तो जो 1,500 बचा ना, वो काला धन है। वो 500 काला धन नहीं है जो आपने किसी दूसरे व्यक्ति को दिया, वो तो उसने कमाया। जो 1,500 रुपए आपने लीगल अप्रोच से बच करके रोक लिए ना, वो काला धन। समझे? जो लीगल अप्रोच से बच करके जो आपने पैसे रोक लिए ना, वो काला धन। देवेंद्र बोल रहे हैं सर अब देश बेच रहे। देवेंद्र, इस बात पर मैं आपसे थोड़ी सी चर्चा करता हूं। बाकी बच्चों आप लोग भी ध्यान से देखना, थोड़ा एक बातचीत करते अपन, ठीक है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में अगर मैं कहूं कि 100% दावेदारी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लोगों के लिए नया काम करना था और इनको 10,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नई प्लानिंग लेकर के आया कि स्मार्ट सिटीज बनाएंगे या कुछ भी करेंगे, उसके लिए हमको 10,000 करोड़ रुपए की नीड है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लान किया कि काम करते हैं, इसमें से 40% जो शेयर है उसको हम पब्लिक को दे देते हैं, उसको हम आईपीओ में ले आते हैं। पब्लिक भी नहीं लगता, उसको हम आईपीओ में ले आते हैं। आईपीओ में ले आते हैं तो अब गवर्नमेंट की जो हिस्सेदारी होगी, अब जो गवर्नमेंट की हिस्सेदारी होगी वो एलआईसी में 60% की रहेगी बस। ये आईपीओ किसने खरीदा? ये आईपीओ कौन लेगा सर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि यहां पर जो लोग हैं, भारत देश जो है, अगर ये आदमी हर महीने का 100 रुपया कमाता है तो उसमें से ये 80 रुपए खर्च करता है और 10 रुपए बचत खाते में डाल देता है। ये 10-10 रुपए बचाता रहता है। 80 रुपए खर्च करता है, 10 रुपए बचाता है। सर 10 रुपए कहां गया? उसका हिसाब कोई नहीं दे पाता कि वो 10 रुपए गया कहां। तो 10 रुपए बचाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि जब हम इस 40% के आईपीओ लेके आ रहे हैं तो ये जो आम आदमी है, नॉर्मल पीपल, मेरे जैसा, मेरे जैसा एक आम आदमी जो अपना मार्कर उठा के बच्चों को पढ़ाता है, कुछ 4 पैसे कमाता है, जिसमें से 3 पैसा खर्च करता है, 1 पैसा बचा लेता है। तो वो 1 पैसा, वो ये जो 1 पैसा है, इसको जब वो एफडी बना देता है, इसकी जब वो एफडी बना देता है तो इसको 1 साल में इस पे 1 रुपया ब्याज मिलता है। इस 10 रुपए में इसको 1 साल में 1 रुपए का ब्याज मिलता है और वो इसमें खुश है। और नहीं भी है क्योंकि 10 रुपए फंसा है और इसका कुछ कर भी नहीं पा रहा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि हम इसका आईपीओ देते हैं और इस आईपीओ में जो भी व्यक्ति 10 रुपए खर्च करेगा, जो भी व्यक्ति 10 रुपए लेगा, हम उसको 10 रुपए में 1 साल में 3 रुपए का ब्याज देंगे। उसको आईपीओ इन्वेस्ट करने पर जब ये शेयर मार्केट में आ गया तो अब हम उसको 1 साल में 3 रुपए का ब्याज मिल जाएगा। तो आम आदमी ने क्या कहा? भाई इसको छोड़ो और ये 10 रुपए को यहां इन्वेस्ट करो। तो इस आम आदमी की औकात 2 रुपए के साथ बढ़ने लगी, 2 रुपए के साथ बढ़ने लगी, क्योंकि 1 रुपए तो पहले था, अब 3 रुपए मिलने, यानी उसकी औकात 2 रुपए से बढ़ने लगी। तो अब क्या करेगा? अब इस 2 रुपए में से ये 1 रुपए को खर्च कर देगा घर के लिए, बच्चों के लिए, बाकी चीजों के लिए, और 1 रुपए को वापस से इसी आईपीओ में इन्वेस्ट कर देगा। तो इसका इन्वेस्टमेंट हर साल 1-1 रुपए से बढ़ता चला जाएगा और ये इन्वेस्टमेंट बढ़ने की वजह से आईपीओ से एलआईसी में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा लोगों का, और एलआईसी के पास प्रॉफिट परसेंटेज आएगा। ये प्रॉफिट परसेंटेज किसको मिलेगा? एम्प्लॉय को मिलेगा, और या तो फिर इसके जो शेयर होल्डर्स है उनको मिलेगा।
एम्प्लॉय को मिलेगा, या शेयर होल्डर भी नहीं, पॉलिसी होल्डर, इसके शेयर होल्डर नहीं, इसके पॉलिसी होल्डर, इनको प्रॉफिट मिलेगा। एम्प्लॉय कौन है? अरे यही तो था, एम्प्लॉय नॉर्मल आदमी तो था। पॉलिसी होल्डर कौन है? मैं और आप। तो जब कमलाकर, ये लॉजिकल रीजनिंग का ही हिस्सा है, ठीक है। सर अब फालतू में बातचीत चल रही है। नहीं कमलाकर, ये फालतू की बातचीत नहीं है बेटा, ये लॉजिकल रीजनिंग का हिस्सा है, ये दिस इज द पार्ट ऑफ द लॉजिकल रीजनिंग। तो अभी तक जब मैं आर्ग्यूमेंट के लिए आपको एग्जांपल बता रहा था तो क्या था? So this is called as the disinvestment process. This is called as the disinvestment process. कहीं अपनी शेयर होल्डिंग्स को कम करना, किसी पर्टिकुलर पर्सन को सेल आउट करना नहीं है। अपनी शेयर होल्डिंग्स को अगर कम किया जा रहा है तो वो शेयर होल्डिंग्स मार्केट में लेकर के आ रहे हैं, और मार्केट का पैसा हमारे इंडियंस का ही है, हमारे लोगों का है। मेरे पास भी इवन LIC के शेयर्स हैं और वो बेहतरीन तरीके के साथ ग्रो कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड में मैं LIC के लिए लेकर के रखा हुआ हूं, मस्त तरीके से ग्रो कर रहा है। तो फिर क्या, कहानी अलग है, समझे आप? सो डिसइन्वेस्टमेंट का तरीका अलग है। नहीं, आदित्य सिंह डांडे सर मोदी के अगेंस्ट में नहीं है, मोदी के कुछ ऐसे डिसीजंस के अगेंस्ट में है ना, उनका कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है। वो देश के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो मोदी के खिलाफ में बिल्कुल नहीं है, वो भारत देश के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जिनके द्वारा लिए गए कुछ डिसीजंस के खिलाफ में है ना, जहां पर उनकी पर्सनल फीलिंग है कि नहीं यार ये डिसीजन ऐसा नहीं होना चाहिए, ये डिसीजन ऐसा होना चाहिए, वो उस चीज के पक्ष में, ठीक है। तो वो किसी पर्सन के खिलाफ नहीं हो, है ना, पर्सनली उनकी किसी प्रकार से कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक है, पर्सनली किसी से किसी प्रकार की कोई दुश्मनी नहीं है। चलिए 2014 IIT खड़गपुर, देखो मैं इसीलिए अंदाजा लगा रहा था कि शायद अजम्पशन या आर्गुमेंट से सवाल बने, क्योंकि खड़गपुर ने जब पेपर लिया था तो उन्होंने अजम्पशन से एक सवाल डाला हुआ है ना, उन्होंने अजम्पशन से एक सवाल डाला हुआ है। दैट्स फैक्ट, डोंट लेट योर इमोशंस चूज योर वोट। बिल्कुल सही बात है असाद अली, सभी के पास में अपने अपने वोट करने का तरीका है, और इवन चुनाव में भी खड़े होने का तरीका सभी के पास, इवन वोटिंग में भी। देखो बच्चा, जब लॉजिकल रीजनिंग की क्लास रहती है ना तो इसी प्रकार से सारी की सारी बातचीत चलती है। अभी तो फिर भी आप लोग ऑनलाइन मोड में हो, जब मेरी लास्ट क्लास होती है ना लॉजिकल रीजनिंग की, तो फिर तहलका होता है पूरी क्लास में, क्योंकि सारे के सारे बच्चे खुल करके बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि इसमें किसी प्रकार के बैकअप नॉलेज की नीड नहीं है, किसी प्रकार के फॉर्मूले की नीड नहीं है, कोई रूल नहीं एप्लीकेबल है, सिर्फ बातचीत है, जो कि आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी, इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी से आप देख करके इन सब चीजों को जानते समझते रहते हो। कहीं ना कहीं अगर आप कोई न्यूज़पेपर या कुछ आर्टिकल्स को फॉलो करते हैं तो उसकी डीप तक जाते हैं, है ना। जैसे कि डिमोनेटाइजेशन वाज नॉट द आइडिया ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी, रियली इट वाज नॉट द आइडिया और नॉट द इवन डिसीजन ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी।
the main person behind and the main logics behind the demonetization was different from what is tell in front of the peoples of India. जो भी बातचीत डिमोनेटाइजेशन के लिए भारत देश के निवासियों के लिए कही गई वो था ही नहीं. There was something else. The person was different. Who did it, who planned it, that person was also different. हाँ जी यश, बिल्कुल बच्चा, आज मेरी लास्ट क्लास है और लास्ट क्लास में मैं इसीलिए लॉजिकल रीजनिंग लेता हूं, हमेशा लॉजिकल रीजनिंग लेता हूं लास्ट क्लास में मैं, क्योंकि ना यहां पर हर एक बच्चा अपने आप को इन्वॉल्व कर पाता है. हर एक बच्चे की थॉट प्रोसेस जो है वो बाहर निकल करके आती है. हर एक बच्चा इस क्लास को महसूस कर पाता है ना. तो और सबसे ज्यादा महसूस कहां होगा? पॉलिटिक्स में. आफ्टर 2014 जब से सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हुआ, इंटरनेट पैक्स इतने सस्ते हुए हैं, है ना, इतने सस्ते हुए हैं कि मतलब पूरे वर्ल्ड में हम बहुत सस्ते रेट्स में इंटरनेट को यूज कर पा रहे हैं. बहुत सस्ते रेट में, लिटरली हम बहुत सस्ते रेट में इंटरनेट को यूज कर रहे हैं अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में. हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि प्राइवेटाइजेशन से हैप्पी हैं, जो बहुत सारे लोग ऐसे जो इस प्रकार के डिमोनेटाइजेशन से या फिर डिसइन्वेस्टमेंट की प्रोसेस से एकदम हैप्पी हैं. बिल्कुल. हाउस पंजाब पीएम अमरिंदर सीएम, मैं कभी उनसे मुलाकात नहीं किया, उनके बारे में कभी पढ़ा नहीं. मैं कुछ कुछ पर्सन्स के बारे में पढ़ा हूं तो उनके बारे में देखता सुनता हूं. कल से आई एम ऑल्सो यार, मैं भी आप सभी को मिस करूंगा बढ़िया तरीके से. तो ये लॉजिकल रीजनिंग की क्लास ऐसे ही चलती है, यहां वहां की बातचीत करते हुए, डिस्कशन करते हुए. मेरे को भी तो आपको पता चले ना कि आपकी थॉट प्रोसेस कैसी है कि नहीं. और मेरे लिए कभी वो अंदाजा मत लगा लेना कि मैं किसी पर्टिकुलर चीज के समर्थन में हूं. नहीं, मेरी चीजों को देखने का नजरिया अलग है. हर किसी का लाइफ में चीजों को देखने का नजरिया अलग है. हो सकता है जो बात आपके लिए अच्छी हो वो किसी और के लिए खराब हो सकता है जो बात आपके लिए खराब हो वो बात किसी और के लिए अच्छी हो, है कि नहीं. वो बात किसी और के लिए अच्छी हो. जब आप सब्जी खरीदने जाते हो तो आप उससे मोलभाव करके 12 रुपए की चीज 10 रुपए में लाने की कोशिश करते हो. तो 10 रुपए में खरीद लेना आपके लिए तो अच्छा है, लेकिन उसके लिए तो खराब है, लेकिन उसके लिए तो खराब है. तो इट डिपेंड्स, है ना. कोई भी एक बात सारे के सारे लोगों के लिए एक साथ अच्छी नहीं हो सकती. हमारा भारत देश एक ऐसी कंट्री है, ऐसा देश है जहां पर कभी भी कोई भी लिया गया डिसीजन सारे लोगों को सेटिस्फाइड नहीं कर सकता, सारे के सारे लोगों को सेटिस्फाइड नहीं कर सकता. जीएसटी हर उस व्यक्ति के लिए अच्छा है, एकदम भगवान का आशीर्वाद है जो ईमानदारी से अपने टैक्सेस को भर रहा है ना. वो सारे के सारे लोग हैप्पी हैं क्योंकि उनको कम टैक्स लग रहा है. अब जीएसटी अप्लाई करके उनको वापस भी मिल जाती है, काफी कुछ छूट का परसेंटेज मिल जाता है. और हर एक वो व्यक्ति जो बेईमानी के साथ काम कर रहा था, जो टैक्सेस पे नहीं करता था, उन सब के लिए बैंड बजा दी. 6000 शेल कंपनियां बंद हुई थी कंस्ट्रक्शन के फील्ड में. 6000 शेल कंपनीज मायने रखती है यार. तो चलो भाई assumption बनाओ. Geneticides say that they are very close. What? They are very close. What? They are very close. Not reached. They are very close. हम पहुंचने वाले, पहुंचे नहीं है. हम पहुंचने वाले, पहुंचे नहीं है. To confirming the generating roots of psychiatric illness such as depression and schizophrenia, and consequently that doctors will be able to eradicate these diseases through early identification and gene therapy. The doctors will be able to eradicate these diseases through early identification and gene therapy. ठीक है. तो इस पर assumption क्या बनेगा? assumption यानी पास्ट में, assumption यानी कि
कहां पर बच्चा? पास्ट में। सजदा परवीन, सर बाकी चीजें तो महंगी हो गई ना बच्चा। अभी मेरे फादर जो पेट्रोल परचेज कर रहे हैं वो है 101 रुपए में। इसके पहले वो खरीदा करते थे 1 रुपए, 1 रुपए पर लीटर। मेरे फादर ने 1 रुपए पर लीटर में भी पेट्रोल खरीदा है और आज वो 101 रुपए लीटर, 101 रुपए पर लीटर में भी पेट्रोल खरीद रहे हैं, है ना। तो क्या इस पर्सन से ज्यादा महंगाई किसी ने देखी होगी? मेरे फादर ने 1 रुपए पर लीटर में भी पेट्रोल खरीदा है और 101 रुपए में भी खरीदा है। तो क्या इस पर्सन से ज्यादा महंगाई किसी ने देखी होगी? इस पर्सन से ज्यादा महंगाई किसी ने देखी होगी? थैंक यू सो मच रमन मिश्रा। 115 है यहां सर। प्रशांत त्रिपाठी, अगर आप 115 कहां पर, यहां मतलब कहां? अभी गूगल में क्रॉस चेक करता हूं, 115 कहां मिल रहा है भाई? पर्सनल पेट्रोल पंप से खरीद रहे हो क्या किसी के? क्लास कब तक चलेगी? फॉर द नेक्स्ट 30 मिनट्स क्लास चलेगी आपकी, फॉर द नेक्स्ट 30 मिनट्स, है ना। तो अब आप बताओ पेट्रोल प्राइस कितना बढ़ गया? मेरे फादर ने 1 रुपए में भी पर लीटर के साथ में पेट्रोल खरीदा था और आज 101 रुपए में भी खरीद रहे है ना। चलिए, अरे यार ये जो मार्क किए थे वो तो जरूरी है ना। देखा, इसीलिए मैंने कहा कि ना मैं लॉजिकल रीजनिंग लास्ट क्लास में रखता हूं, क्योंकि ईच एंड एवरी पर्सन का पार्टिसिपेशन होता है, दिमाग थोड़ा सा ओपन होता है, खुलता है। 112.57 रीवा, बहुत बढ़िया, मस्त है। अच्छा, आज गणपति भी चलेगा और आज मेरी भी लास्ट क्लास है। हाँ, वैक्सीन तो फ्री में मिल रहा है, कहां से आ रहा है वो पैसा? फ्री का नहीं है। एकदम सही बात है केतन। फार्मूलाज के ऊपर क्या कहना है सर आपका? देखो यार सुहास, फार्मूलाज ना मेरे को एकदम 100% तरीके से क्लियर नहीं है, सो दैट इज वाई मैं उसके बारे में कुछ ऐसा कहूंगा नहीं, क्योंकि जिन फार्मर्स से मैं जुड़ा हूं उन फार्मर्स को उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। बोले हमारा ना कोई फायदा है ना कोई हमारा नुकसान है। ये फार्मर्स बेसिकली ये जो लॉज है ये ना एकदम बेस पॉइंट देखे ना तो फार्मर की जो उपज है ना, जो उसका प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को जो खरीदने वाला पर्सन है मेन, इन दोनों के बीच में जो एक पर्सन है जिसको अड़तिया कहते हैं, तो पहला तो ये अड़तिया की बैंड बजा देगा। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो लोग पैसा खाते हैं फार्मूला उनकी बैंड बजा रहे हैं। तीसरा, जो लोग वेयर हाउस बना करके किसानों का पैसा ले लेते हैं, मतलब वेयर हाउस से अपनी कमाई कर रहे हैं। वेयर हाउस समझते हो ना? नहीं समझते? वेयर हाउस का मतलब होता है किसान ने अपनी फसल तो उगा ली, अब उसको रखे कहां, पानी वानी से कहां बचाए, तो वो क्या करता है, वो वेयर हाउस में जाकर के जमा कर देता है। जैसे कि अगर किसान ने 100 रुपए का प्रोडक्ट अपना बना लिया, ठीक है, तो वो ले जा करके उसको कहां रख देता है? वेयर हाउस में। अब क्योंकि 100 रुपए का अभी तो प्रोडक्ट बिक नहीं पा रहा उसका, तो क्या करेगा, वो यहां पर ले जाएगा और इससे वो कुछ 30 रुपए, हाँ 30%, 30 रुपए ले लेगा और इससे रिसिप्ट बनवा लेगा कितने की? 100 रुपए की। उसकी टोटल जो कॉस्टिंग थी वो थी 100 रुपए तक में उसका जो अनाज है वो बिक जाएगा। तो ये जो वेयर हाउस वाला व्यक्ति है वो उसको 100 रुपए दे देगा और इससे ये पर कुछ डेली बेसिस पर किराया लेगा, डेली बेसिस पर इससे रेंट काटेगा, और जब ये अपनी फसल को बेच देगा तो इसको बेसिकली मिलना तो था 100, लेकिन इसको लगभग मिल पाते हैं
70 रुपए, लेकिन इसको मिल पाते हैं लगभग 70 रुपए। तो ये 30 रुपए की उपज बिना कुछ किए बैठे ठाए ये वेयर हाउस वाला कमा लेता है। ठीक ऐसे ही अड़तिया होते हैं जो मिडिल मैन का काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बैंड बजा देते हैं। जैसे कि लेस के आलू के चिप्स हैं, तो लेस इंडिया में जब से आया है तब से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहा है और वो अपने आलू देता है कि भाई ये मेरे आलू है लंबे लंबे, तुम इनको उगाओ और जो पैसा कहोगे हम दे देंगे। तो कहे और तुमको कहीं जाने की आवश्यकता भी नहीं, तुम अपने खेत में उगाना, हमारी ट्रक्स आएंगे तुम्हारे खेत से तुम्हारी उपज लेकर के चले जाएंगे, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। एक आलू भी तुम किसी और को नहीं बेचोगे, तुमको खाना है तुम खा लेना, लेकिन तुम आलू किसी और को नहीं बेचोगे। तुम्हारा पूरा का पूरा आलू जितना भी उगेगा मैं खरीदूंगा, और अगर बारिश की मार पड़ गई या कुछ हो गया तो जितने की फसल होने वाली थी उसका 15%, 20%, 50%, 5% मैं तुमको पैसा दे दूंगा। फसल तो लगाई थी किसान ने, मेहनत करी, 10 एकड़ में आलू बो दिया था, साला पानी कर गया, सारे के सारी चीजें खत्म हो गई। अब तो वो 10 एकड़ में जितने रुपए की भी फसल होनी थी उसका 10% कंपनी उसको पे कर देगी कि भाई ये तो प्राकृतिक लॉस हो गया, है ना। क्योंकि जो किसान का इंश्योरेंस होता है वो भी 2 प्रकार का, एक लागत पर, दूसरा लगने के बाद जो प्रोडक्ट होगा। जैसे कि अगर आपने एक आम खाया या एक भिंडी का बीज, एक छोटा सा भिंडी का बीज, एक हरे कलर का एक भिंडी का बीज होता है, ठीक है, और जब इससे पेड़ निकलता है ना तो ये कम से कम 100 भिंडियां दे देता है। एक भिंडी का बीज, मात्र एक भिंडी का बीज अपनी लाइफ में कम से कम 100 भिंडियां दे देता है। तो ये हुआ इन्वेस्टमेंट एक भिंडी का बीज, बट ये हुआ फाइनल प्रोडक्ट का प्राइस। तो बेसिकली जो अभी तक इंश्योरेंस होता चला आ रहा था वो इन्वेस्टमेंट पर था, किसान की इन्वेस्टमेंट पर इंश्योरेंस मिलता था। लेकिन अब जो गवर्नमेंट आई है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो किसान के इन्वेस्टमेंट पर कवर नहीं दे रही, वो किसान के फाइनल प्रोडक्ट पर कवर दे रही है। और अगर आप किसान के फाइनल प्रोडक्ट पर उसको कवर दे दोगे तो फिर वो सबल होने लग जाएगा, जिसकी वजह से वो वेयर हाउस, अड़तिया, मिडिल मैन और मंडी, इन सब पर उसको जाने की नीड नहीं पड़ेगी। जो फार्मर है वो किसी पर डिपेंडेंसी जो है वो नहीं करेगा। जो उसका बना बनाया सिस्टम चला आ रहा है किसका, लोगों का, आओ पैसा दो फसल रखो, तो वो सारी चीजें उसको करने की अब नीड नहीं पड़ेगी। ऐसा करना उसके लिए जरूरी नहीं हो जाएगा। पहले इस सुविधा का कुछ अल्टरनेट नहीं था, किसान के पास तो इतनी जगह नहीं जहां पर वो रख सके, तो ये सुविधा थी। अब वो क्या कर सकता है, ऐसे लोग जो कि गेहूं खरीदते हैं, मतलब कि जो ऐसी कंपनियां जो आटा बेचती है, वो डायरेक्ट उससे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कि भाई मेरे पास 50 एकड़ का खेत है, मैं पूरे 50 एकड़ में गेहूं लगाऊंगा, तो मुझसे खरीद लेना, ठीक है। अब इसके बीच में अड़तिया वाला, अड़तिया को तो कुछ मिला ही नहीं, जो वेयर हाउस वाला था उसको तो कुछ मिला ही नहीं, वो तो भूखे मर जाएगा। तो भाई कोई कैसे भूखे मर लेगा भाई, समझ रहे हो। तो इस सबसे संबंधित कहानी है फार्म लॉस की, इन सब चीजों से संबंधित कहानी है फार्म लॉस की। लॉज ऑन पेपर आर बेस्ट बट इन प्रैक्टिकल काफी लूप होल्स है सर, जिसमें इन द एंड फार्मर ही फंसेगा। ऐसा कुछ नहीं स्टीफन कि फार्मर ही फंसेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि फार्मर ही फंसेगा। ऋषभ बेटा कंटिन्यू ही हो रहा है, सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करा देना कंटिन्यूटी नहीं है, है ना। सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करा देना कंटिन्यूटी नहीं है, ये सारी की सारी बातचीत आपकी मेंटल एबिलिटी के लिए ही है, ठीक है। कंटिन्यू करना इसका मतलब ये नहीं है कि हम बस इसको पढ़ लें और खत्म हो गया। ये लॉजिकल रीजनिंग की क्लास है या इसी चलेगी, मैं आपको ब्लड रिलेशन, सिलॉक्स, ये सब कुछ पढ़ा चुका हूं। ये लॉजिकल रीजनिंग यानी कि लॉजिक से बातचीत होगी, ठीक है। तो हम कंटिन्यू ही कर रहे हैं, हमने कहीं कुछ भी ब्रेक नहीं किया। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, श्योर। चलो
तो अब वापस से क्वेश्चन की तरफ आते हैं, फिर इसके बाद अपन फिर से एक नई बात के साथ शुरू करेंगे। आपने फॉर्म लॉस पर पूछा, मैंने फॉर्म लॉस पर बताया, आप कुछ और पूछोगे, मैं कुछ और बता दूंगा। नेहा बोल रही है सर आईएएस का एग्जाम नहीं देना। कोई बात नहीं नेहा। तो अजम्पशन आप यहां पर कैसे बनाओगे? So strategies are now available for eliminating psychiatric illness. तो क्या अवेलेबल हो चुकी हैं या फिर हम वेरी क्लोज हैं? तो जो स्ट्रेटजीज है वो अवेलेबल हो चुकी हैं या फिर हम वेरी क्लोज हैं? यस बिल्कुल, आंसर्स विल बी वेरी फॉर वन पर्सन टू अदर पर्सन्स। बिल्कुल बिल्कुल वेरी कर सकते हैं, बिल्कुल ही वेरी कर सकते हैं। आंसर जो है वो बिल्कुल पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। किस पर्टिकुलर पर्सन पर उस चीज का क्या प्रभाव है? भाई वेंकटेश इतना मेरे को नहीं पता कि जीएसटी का प्रॉफिट कैसे होता है फॉर गवर्नमेंट या फिर फॉर इंस्टीट्यूशंस। जीएसटी अपने आप ही में बड़ी बड़ी पंचायत है, जिसने बनाया वो खुद भी नहीं समझा सकता। जिससे मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता वो तो मेरे को यही बोलते थे। बिटकॉइन तो मेरे को पता ही नहीं भाई। इन्वेस्टमेंट के लिए बस म्यूचुअल फंड अच्छे, टाटा डिजिटल इंडिया है, अपन तो भाई टाटा वाले लोग हैं। तो नाउ अवेलेबल, तो अवेलेबल नहीं हुआ है, अवेलेबल नहीं हुई है। वी आर वेरी क्लोज। अवेलेबल इज जस्ट टाइप ऑफ द कंफर्मेशन, बट हम कंफर्म नहीं है। कुछ लोगों को ये डिस्कशन फालतू लग रहे होंगे, लेकिन हम जिस कंट्री में रहते हैं वहां पर इस प्रकार के डिस्कशंस जरूरी हैं। बिल्कुल सही बात है बच्चा। आदित्य ने ये, आदित्य क्या बना के दी हो खतरनाक, ये कैसे आ गया? ऋतु कुमारी कह रही है कि वुमेन सेफ्टी इज बिकमिंग वर्स्ट इन अवर कंट्री। ओके ऋतु, ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चा। ऋतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये वुमेन सेफ्टी वाला ना पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। सर्टेन साइकेट्रिक इलनेस हैव अ जेनेटिक बेसिस। अच्छा, घर में अगर एक लड़का है और एक लड़की है, रात को 10 बजे बाहर घूमने जाना है, तो सबसे पहली रोक कौन लगाता है, फादर या मदर? सर्टेन साइकेट्रिक इलनेस हैव अ जेनेटिक बेसिस। हाँ, ये हमारा आंसर हो सकता है। ऑल ह्यूमन डिजीज, तो जैसे ही दिख रहा है ऑल ह्यूमन डिजीज, सीधा गलत, क्योंकि यहां पर बात हो रही है जेनेटिसाइड्स में कुछ कंफर्मिंग दैट रूट्स ऑफ साइकेट्रिक इलनेस की। किसकी बातचीत हो रही है भाई? साइकेट्रिक इलनेस की बात हो रही है, ना कि ऑल ह्यूमन डिजीज की हो रही है। ऑल ह्यूमन डिजीज तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। प्राइवेटाइजेशन मीडिया के द्वारा दिया गया नाम है वो, दिस इज जस्ट अ डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस। दिस इज जस्ट अ डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस एंड इट इज नॉट गोइंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द कंट्री। इसके पहले भी बहुत सारी कंपनीज में अदर गवर्नमेंट्स ने अपने टाइम पर डिसइन्वेस्टमेंट की प्रोसेस को किया है। दिस इज नथिंग न्यू, ये कोई भी नई बातचीत नहीं है। डिसइन्वेस्टमेंट इस गवर्नमेंट के पहले भी हुआ है, नो नीड टू वरी। इन द फ्यूचर genetics will become the only relevant field for identifying psychiatric illness. No, only कहां से? only की बातचीत नहीं हो सकती। In the future genetics will become the only relevant field। भाई क्या पता पीछे से आने वाले पर्सन कुछ और तैयारी कर लें, कुछ और सोच लें,
है कि नहीं? क्योंकि समय के साथ साथ किसने सोचा था कि हम टच स्क्रीन फोन चलाएंगे? मैं तो उस जमाने से हूं जब मोबाइल फोन्स ही नहीं थे, फिर फर्स्ट मोबाइल आते देखा, फिर मोबाइल के अंदर कैमरा आते देखा, आज 4-4 कैमरे देख रहे हैं, कल को पता नहीं क्या ही आ जाएगा। आदित्य कह रहे हैं मीडिया बिक गई है। सर बेटा मीडिया पहले ही से बिकी हुई है, आज ही नहीं बिकी है। मीडिया पहले से ही बिकी हुई है, समझे? जब ये थे ना अपने फिरोज गांधी, नहीं फिरोज गांधी नाम था कि क्या नाम था यार, याद ही नहीं आ रहा। राजीव गांधी के बड़े भाई का नाम याद है क्या कि क्या था? वक्फ बोर्ड के बारे में जिसको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सही, बाकी सारे हो गए गलत। Climate change and resilience deal with two aspects: reduction of sources of non-renewable energy. About CCA, CCA तो बड़ी मस्त चीज है भाई, बड़ी खतरनाक चीज है, उसके लिए ऐसे 2 मिनट में डिस्कशन नहीं हो सकता। देखो कोई भी डिसीजन से उस इंसान को तब तक फर्क नहीं पड़ता जब तक वो डिसीजन का उसके ऊपर डायरेक्ट प्रभाव ना पड़े, है ना? जब तक कि उस डिसीजन का उस पर्सन पर डायरेक्ट प्रभाव ना पड़े तब तक वो ठीक है, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। जिसको डायरेक्ट प्रॉब्लम होगी वहीं पर दिक्कत। हाँ, संजय गांधी, राजीव गांधी के बड़े भाई का नाम था संजय गांधी। संजय गांधी जब थे ना तो इंडिया टुडे और दूरदर्शन में जो भी न्यूज आती थी पहले ऑन रिटर्न उनके पास आती थी। जब वो वेरीफाई कर देते थे कि हाँ तुम ये बोल सकते हो, तब दूरदर्शन पर कोई बातचीत आती थी, समझे? तब जाकर के दूरदर्शन पर कोई बातचीत आती थी। इंडिया टुडे मैगजीन एक बार इंदिरा गांधी जी, है ना, जब तक आज मोदी है ना तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो मोदी, जब इंदिरा गांधी थी ना तब आप इंदिरा गांधी नहीं बोल सकते थे, उठा के जेल में डाल दिया जाता। तब आपको प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी, आप कोई भी पुराना कोई भी इंटरव्यू पुराना कोई भी आर्टिकल उठा करके देख लो, आपको कहीं पर भी ओनली इंदिरा गांधी लिखा दिख ही नहीं सकता, ना किसी को आप कहते सुन सकते हो। इट इज इम्पॉसिबल। आज तो आप फिर भी सिर्फ मोदी कह करके संबोधित कर सकते हो, ना श्री, श्रीमान, जी, कुछ नहीं, उल्टा और गाली भी बक सकते हो खुलेआम। खुलेआम रोज देख लो सोशल मीडिया पर बकते लोग। उस समय के लिए देखो, उस टाइम पर कहीं कोई लिख सकता था? नहीं लिख सकता था, चमड़ी उधेड़ लेती, समझे? सो क्लाइमेट चेंज एंड रेजिलेंस डील विद टू एस्पेक्ट्स, रिडक्शन। मैडम प्राइम मिनिस्टर ही कहा जाता था उनको, और कुछ कह नहीं सकते थे। फिरोज गांधी तो बहुत बढ़िया इंसान थे, एक नंबर। अपनी पार्टी के बहुत सारे लोग जो कि पैसा खाते रहते थे, साले उनकी बैंड बजा डाली थी फिरोज गांधी ने। बहुत डरते थे कांग्रेसी, यहां तक कि पंडित नेहरू भी फिरोज गांधी से बहुत डरते थे। ओ बैंड बजा देते थे वो। अगर वो जिंदा रह जाते थे ना तो कुछ अलग ही आज दशा होती अपने देश की, कुछ अलग ही होता, है ना? तभी तो निपटा दिए ना। फिरोज गांधी अपने लाइफ में बहुत बहुत सही करते थे। कानपुर यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए इंसान थे, मेरे फादर भी उसी कॉलेज में पढ़ाई किए जिस कॉलेज में वो पढ़ते थे। Climate change and resilience deal with two aspects: reduction of sources of non-renewable energy resources and reducing vulnerability of climate change aspects. The term mitigation and adaptation are used to refer to these aspects respectively. Which of the following assertions is best supported by the above information? असर्शन का मतलब होता है, असर्शन का यहां पर मतलब होता है कि इस पैसेज से निकाली गई कोई एक ऐसी बात जो इसके साथ तालमेल बैठा रही, वो कहलाया जाता है आपका असर्शन, समझे? नहीं, कुछ भी बोलने लग गए निकिता, कुछ भी लोग बोलने लग गए, पहले नहीं बोलते थे।
अभी जब से दूसरी जनरेशन, ये जो सोशल मीडिया आ गया है ना, तब से ऐसा हुआ। पहले कोई ऐसा बोल नहीं सकता था, बोल रहे और पता चल गया ना तो निपटा दिए जाते थे। बहुत फेलियर है मोदी गवर्नमेंट में एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। बिल्कुल है एहसान, बिल्कुल फेलियर है, कौन नहीं एक्सेप्ट कर रहा। मोदी साहब खुद एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ फेलियर्स है। ईच एंड एवरी गवर्नमेंट में फेलियर्स होते ही है। हम जो काम करते हैं उसमें फेलियर होते हैं। 100% सक्सेसफुल कौन होता है बता दो? है कोई ऐसा जो 100% सक्सेसफुल हो? है कोई ऐसी चीज जिसको अटेम्प्ट करते वक्त कभी कोई फेलियर ना आया हो? है कोई ऐसा साइंस की प्रोजेक्ट या फिर कोई ऐसा नियम या फिर चीजें जो 100% सक्सेसफुल हुई हो? नहीं। ईच एंड एवरी पर्सन में इंटरनली फेलियर्स तो होते ही हैं भाई। ईच एंड एवरी पर्सन में फेलियर है, तो फिर इतनी गवर्नमेंट में, इतनी बड़ी गवर्नमेंट में फेलियर क्यों नहीं होंगे? बेस्ट लीडर टिल नाउ मोदी बिकॉज ही इज नॉट फीलिंग शाय टू प्रमोट हर कल्चर। ये भी सही बात है देवव्रत, अपनी चीजों को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है, चाहे वो किसी भी रिलीजियस की हो। मिटिगेशन डील्स विद कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। नहीं, मिटिगेशन क्लाइमेट चेंज के साथ में डील नहीं कर रहा। The term mitigation adaptation are used to refer these aspects. Climate change and resilience deal with two aspects: reduction of source of renewable energy and reducing of vulnerability of climate change. जो consequences के साथ में डील नहीं कर रहा, वो किसके साथ में चेंज कर रहा है? vulnerability of climate change के साथ डील कर रहा है। Adaptation deal with course of climate change? No. Adaptation is also dealing with vulnerability of climate change. Mitigation deals with actions taken to reduce the use of fossil fuels. Mitigation, तो mitigation है ये. So climate change and resilience deal with two aspects: reduction of sources of non-renewable energy resources. Mitigation deals with action taken to reduce the use of fossil fuel. Yes, सही बात, to reduce the use of fossil fuels. नेक्स्ट देखते हैं, फटाक से पुर्र करके 2013 आईआईटी बॉम्बे ने कहा, आफ्टर सेवरल डिफीट्स इन वॉर्स रॉबर्ट ब्रूस वेंट इन एक्साइल एंड वांटेड टू कमिट सुसाइड. जस्ट बिफोर कमिटिंग सुसाइड ही केम अक्रॉस अ स्पाइडर अटेम्प्टिंग टायरलेसली टू हैव इट्स नेट. टाइम and again the spider failed, but that did not deter it to refrain from making attempts. Such attempts by the spider made Bruce curious. Thus Bruce started observing the near impossible goal of the spider to have the net. Ultimately, the spider succeeded in having its net despite several failures. Such act of the spider encouraged Bruce not to commit suicide, and then Bruce went back again and won many a battle, and the rest is history. Which of the following assertion is best supported by the above information? Failure is the pillar of success. Honesty is the best policy. Life begins and ends with adventures. No adversity justifying giving up hope. आपको क्या लगता है यहां पर? फिर मैं आपको सिखाता हूं. 70 साल में 7 एम्स और 7 साल में 18 एम्स. अरे ये सब अलग बात. यूनिवर्स में कुछ भी 100% नहीं होता. यस, यूनिवर्स में कहीं भी कुछ भी 100% नहीं होता. एक इंटरव्यू में मैं मिस्टर योगी, आप लोग इसका बताओ सर. मैं पहले ही कहा बेटा, प्राइवेट नहीं है, वो डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी है. समीर सिंह, प्राइवेट नहीं है, प्राइवेटाइजेशन मीडिया के द्वारा दिया गया नाम है. दिस इज डिसइन्वेस्टमेंट. हिमांशु यादव, तो बच्चा मैं स्क्रीन की तरफ देख रहा था तो कैसे देख लूं? ये सरकारें आएंगी जाएंगी पर देश रहेगा. रहेगा, बिल्कुल रहेगा, क्यों नहीं रहेगा. ओके रमन, आपका आंसर आ गया डी. हिमांशु, आप क्या बोल रहे थे? फटाक से पूछो जरा. स्पीक अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड यू आर एंटी नेशनल. मिसयूज ऑफ सीबीआई एड. जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है. स्पीकिंग अगेंस्ट गवर्नमेंट, मेरे तो कितने सारे दोस्त हैं जो डेली बेसिस पर गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हैं.
सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हैं। जहां पर स्टेट गवर्नमेंट में कांग्रेस है उनके खिलाफ रोज नारेबाजी होती है, रोज पुतला दहन होता है, कोई जेल नहीं जा रहा। जहां पर मतलब क्या बोलते हैं, हाँ, भाजपा गवर्नमेंट है, वहां पर भी मेरे जो कांग्रेस वाले दोस्त है रोज पुतला दहन करते हैं, रोज नारेबाजी करते हैं। जाने मेरे कितने दोस्त हैं, आप देख लो, भर भर के ट्विटर पे आपको देखने के लिए मिलेगा, जाने कितने ही सोशल मीडिया पर देखने को मिलेगा, है ना। अब अगर आप अपना ईमानदारी के साथ में टैक्स पे नहीं कर रहे हो, अब जैसे सोनू सूद के अभी इनकम टैक्स की रेड हुई, तो भाई सोनू सूद ने तो किसी भी गवर्नमेंट के लिए कुछ कहा ही नहीं, बट फिर भी लॉस फॉलो नहीं किए तो निपटोगे, लॉस फॉलो नहीं करोगे तो निपटोगे, चाहे किसी के भी साथ में हो। कंट्री के प्रोटेक्शन के बारे में बहुत अच्छा किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। केरन वार्स सेंट्रल गवर्नमेंट बोलो, उसको बीजेपी को लिए क्यों बोलना, बीजेपी ने कुछ नहीं किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया। समीर, थोड़ा आप सब वीडियो पीछे रिवाइंड करके देखना तो समझ जाओगे कि डिसइन्वेस्टमेंट की क्या नीड थी। नीड वाज द मनी। 8.5 करोड़ लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट एलपीजी गैस सिलेक्शन दिया गया, कहां से दे दें। नो एडवर्सिटी जस्टिफाइंग गिविंग अप होप। देखो बच्चा, यहां पर क्या आपको सोचना पड़ेगा, आफ्टर सेवरल डिफीट्स इन वॉर्स, कुछ सेवरल डिफीट्स, बार बार जो रॉबर्ट ब्रूस थे वो लड़ाइयों में हारते जा रहे थे, है ना। तो फिर वो अपनी जिंदगी से हार गए और सुसाइड करने के लिए किसी जंगल में चले गए, जहां पर बैठे बैठे उनको एक मकड़ी दिखी जो कि बार बार अपना जाला बनाने की कोशिश कर रही थी। अब वो जो मकड़ी थी वो भैया जाला बना रही थी फिर बिगड़ जाता था, बना रही थी फिर बिगड़ जा रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी, आखिरी दम तक वो लगी रही और आखिरी में उसने अपना जाला बना ही लिया। तो ब्रूस को भी समझ में आया कि यार जब ये मकड़ी इतनी विषम परिस्थितियों का सामना कर रही थी और मेरे जीवन में तो इतनी विषम परिस्थितियां थी भी नहीं, तो भी मैं हिम्मत हार गया। तो मैंने कहा नहीं, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। कोई भी आदमी सुसाइड करने कब जाता है, जब अपनी हर एक हिम्मत को हार चुका होता है। तो नो एडवर्सिटी जस्टिफाइंग गिविंग अप होप, जब इंसान अपनी जिंदगी में होप को खो देता है, अपनी उम्मीद के किरण को खो देता है, तो फिर वो सुसाइड, आत्महत्या की तरफ आगे बढ़ जाता है। तो इस पैसेज में यही बताया गया है कि नो एडवर्सिटी जस्टिफाइंग गिविंग अप होप। ऐसी कोई भी समस्या नहीं है, ऐसी कहीं भी कोई भी समस्या नहीं है जो आपके इस चीज को खत्म कर सके, जो आपके सोचने को खत्म कर सके, जो आपकी उम्मीद को खत्म कर सके, समझे, जो आपकी उम्मीद को खत्म कर सके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये पैसेज उम्मीद के बारे में है, ये पैसेज उस थॉट के बारे में है जहां पर जिस थॉट से रॉबर्ट ब्रूस के मन में सुसाइड करने का ख्याल आया। तो किसी भी व्यक्ति के मन में सुसाइड करने का ख्याल आता है उम्मीद से, होप से। जब इंसान के जीवन के होप खत्म होती है तो उसके मन में सुसाइड का अटेम्प्ट करने का ख्याल आता है ना। तो यहां पर उन्होंने यही कहा कि नो एडवर्सिटी जस्टिफाइंग गिविंग अप होप। कोई भी परेशानी आपकी उम्मीद को खत्म कर देने को जस्टिफाई नहीं करती। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी हो, आपकी उम्मीद जिंदा रहनी चाहिए, आपकी होप जिंदा रहनी चाहिए। हरिशन रॉय, इतनी देर से वही एक्सप्लेन कर रहा हूं, कमेंट करने से पहले सुनो। चेंज इज द रूल ऑफ नेचर, सही बात है। वो मेरे को नहीं पता खुशहाल। तमिलनाडु में जो नीट को लेकर क्या राय है नहीं पता विक्रम, उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं पढ़ा बच्चा। जिस चीज के बारे में पढ़ा हूं मैं अपनी राय बस उसी चीज के बारे में देता हूं, बाकी जो नहीं पता तो अपन सीधे हाथ जोड़ लेते, भाई नहीं पता। 2020 आईआईटी दिल्ली में सवाल पूछा गया है कि द अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हार्वर्ड गार्डनर expounds that human intelligence can be subcategorized into multiple kinds in such a way that individuals differ
with respect to their relative competence in each kind. Based on this theory, modern education insists on prescribing multidimensional, देखो मॉडर्न एजुकेशनलिस्ट इंसिस्ट, है ना, किसने इंसिस्ट किया है? मॉडर्न एजुकेशनलिस्ट ने। मल्टीपल इंटेलिजेंसीज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी इंफर्ड फ्रॉम द गिवन टेक्स्ट? हम किसको इंफर कर सकते हैं? सर आप कानपुर से हैं? नहीं विकास, मैं जबलपुर से हूं और हाल फिलहाल भिलाई में रह रहा हूं। जो मेरे दादाजी लोग थे और जो मेरे फादर हैं वो इलाहाबाद, कानपुर, इन सब जगह से बिलोंग करते हैं। मेरे को नहीं पता रमन मिश्रा, आई हैव नो इंफॉर्मेशन अबाउट दैट। आप मुझसे मेरे बारे में पूछ सकते हो, मेरे अलावा आप कुछ और पूछोगे तो आई हैव नो इंफॉर्मेशन बच्चा, आई हैव नो नॉलेज। मेरे को बस मेरी क्लास की इंफॉर्मेशन है बस। हार्वर्ड गार्डनर इंसिस्ट, नो, यहीं पर बात गलत हो गई। हार्वर्ड गार्डनर ने इंसिस्ट नहीं किया। इंसिस्ट कौन कर रहे हैं? मॉडर्न एजुकेशनलिस्ट जो है, एजुकेशनिस्ट जो है वो इंसिस्ट कर रहे हैं। मॉडर्न एजुकेशन इंसिस्ट दैट द टीचिंग करिकुलम एंड evaluation needs to be multiple dimensional. Yes, modern educationists want to develop and assess the theory of multiple intelligence. नहीं, हार्वर्ड गार्डनर wants to develop, नहीं, मॉडर्न एजुकेशनिस्ट ने ये इंसिस्ट किया है ना, सीधा सीधा लिखा है प्रिस्क्राइबिंग मल्टी डायमेंशनल करिकुलम एंड इवैल्यूएशन पैरामीटर्स दैट एनेबल डेवलपमेंट एंड असेसमेंट, है ना। मॉडर्न एजुकेशनिस्ट ऐसा इंसिस्ट कर रहे हैं। रीवा में कहा आपकी शादी हुई है सर जी? बस रीवा ही में हुई है यार, और क्या। सर यू आर म्यूटेड। अच्छा, चलो भाई, अभी आवाज आ रही है? मनोज आपका कमेंट तो दिख रहा है, पढ़ने लायक नहीं होगा इसलिए मिस हुआ होगा। हाँ, साउंड आ रहा है? वो एक्चुअली इसकी बैटरी खत्म हो गई थी तो शायद किसी किसी को नहीं आ रहा होगा। अच्छा, मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही थी पहले भी। एक बच्चे ने लिखा था कि सर यू आर म्यूटेड, तो यू आर म्यूटेड मतलब उसने मुझे म्यूट कर दिया था क्या? ऐसा कुछ था क्या? The dawn of the 21st century witnessed the melting glaciers oscillating between giving too much and too little, billions of people to depend on them for fresh water. Giving too much and too little to billions of people who depend on them for fresh water. The UN climate report estimates that without deep cuts to man-made emissions, at least 30% of the northern hemisphere's surface permafrost could melt by the end of the century. Given this situation of imminent global exodus of billions of people displaced by rising seas, billions of people displaced by rising seas, nations, states needs to rethink their carbon footprint for political concerns. So which of the following statement can be inferred? कौन सा अपन इसमें से infer कर सकते हैं? सर कभी आइए नैनीताल, आप जब बुला लो आ जाएंगे यार। तुषारी, सर योर रिप्लाई इज ऑलवेज अमेजिंग, थैंक यू सो मच। मैं भी इलाहाबाद की धरती पे हूं अभी। अच्छा,
मेरे बाकी की फैमिली मतलब मेरे फादर बिलोंग करते हैं इलाहाबाद से, प्रतापगढ़ से। Which one of the following statement? तो चलिए देखें, नेशन स्टेट्स डू नॉट हैव एनवायरमेंट कंसर्न। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। बिलियंस ऑफ पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैन-मेड एमिशंस। नो। बिलियंस ऑफ पीपल आर अफेक्टेड बाय मेल्टिंग ग्लेशियर्स। हाँ। नेशन स्टेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग, अरे नहीं भाई, बिलियंस ऑफ पीपल आर अफेक्टेड बाय मेल्टिंग ग्लेशियर्स, है ना। ये देखो, बिलियंस ऑफ पीपल्स डिस्प्लेस्ड बाय राइजिंग सीज। तो अगर वो डिस्प्लेस्ड हो रहे हैं राइजिंग सीज से, यानी कि उनको अफेक्ट हो रहा है। बिलियंस ऑफ पीपल आर अफेक्टेड बाय राइजिंग सीज। अच्छा, तो वो मुझे बता रहे थे कि आप म्यूटेड हो, आप कुछ भी बोलते रहो, हमें फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा था क्या? जी हाँ, राजा भैया के यहाँ हमारे जो मेरे जो पूर्वज थे वो राज पुरोहित थे। राजा भैया के यहाँ राजघराने में जो मेरे पूर्वज थे वो राज पुरोहित थे। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज एन इनडायरेक्ट tax introduced in India in 2017 that is imposed on the supply of goods and services and is subsumes all indirect taxes except few. It is a destination based tax imposed on goods and service used, and it is not imposed on the point of origin from where goods come. GST also has a few components specific to state governments, central government and union territories. Which one of the following statement can be inferred? GST is imposed at the point of usage of goods and services. सही बात है क्या ये? It is destination based tax, goods and services used. सही है। नहीं, ये तो है few components कहा गया। देखो, GST has a few components for union territories. GST includes all indirect taxes. नहीं, few. GST in imposed on the production of goods and services. नहीं, प्रोडक्शन पे ही तो नहीं लग रहा है GST। हाँ, आपसे डाउट पूछ सकते हैं एप्टी की क्लास ओवर होने पर। हर्षित शर्मा, बच्चा आपकी तो एप्टी की क्लास ओवर हो गई, लेकिन ठीक 6 बजे से मेरी दूसरी क्लास है 6 to 8, देन 8 बजे से मेरी दूसरी क्लास है 8 to 10। 10 बजे के बाद फिर मैं बाकी कामों में लग जाता हूं अपने, तो सुबह बात कर सकते हो आप मुझसे। इसको छोड़ते हैं, सरल है। इसको देख लो, 2021 इधर P मैरी X और X मैरी Y के लिए लॉजिकल नेगेशन करना है। तो इसका लॉजिकल नेगेशन सीधा सीधा हो जाएगा, नीदर P मैरी Q नॉर X मैरी Y। तो इधर और क्या कहानी कही गई? इधर और अगर इसका लॉजिकल नेगेशन करना है तो इसका सीधा लॉजिकल नेगेशन होगा नीदर नॉर। सिंपल, इधर P मैरी Q और X मैरी Y। इसका अगर आपको लॉजिकल नेगेशन करना है तो नीदर P मैरी Q नॉर X मैरी Y। Yes, sir, you are the most interactive faculty I have seen. Thank you so much, Devrat. Love from the Vizag. पिछले वाले का आंसर क्या था? पिछले वाले का आंसर इसका तो दिया ही हुआ है उधर, और इसका आंसर जीएसटी इज इम्पोज्ड एट द पॉइंट ऑफ यूजेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये और ये कह रहा है जीएसटी डज नॉट हैव अ कंपोनेंट स्पेसिफिक टू यूनियन टेरिटरी। तो देखो, जीएसटी आल्सो हैज अ फ्यू कंपोनेंट स्पेसिफिक टू स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज। दैट इज व्हाई ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन ए सही है ना? ऑप्शन बी गलत है और ऑप्शन ए सही है। लॉजिकल नेगेशन भी कर दिया। सम पीपल सजेस्ट एंटी ओबेसिटी मेजर्स such as displaying calorie information in restaurant means such measures sidestep addressing the core problem that cause obesity, poverty and income inequality. Okay, which one of the following statement summarizes the passage? Anti-AOM are addressing the core problem and are likely to succeed. जी नहीं, इन लोगों ने core problem को थोड़ी ना डिस्कस किया।
हम ऐसा नहीं कह सकते कि कोर प्रॉब्लम को डिस्कस, ये इतने से पैसेज में कोर प्रॉब्लम तो डिस्कस नहीं कर सकती, हम इस पैसेज को कोर प्रॉब्लम कह के समराइज नहीं कर सकते। द प्रपोज्ड एएम एड्रेस द कोर प्रॉब्लम दैट कॉज ओबेसिटी। एओएमआर नहीं, कहा भाई कोर प्रॉब्लम थोड़ी ना डिस्कस कर रहे हैं यहां पर। जो प्रपोज्ड एएम है एड्रेस द कोर प्रॉब्लम, इन लोग तो बोल रहे हैं खाने के रेस्टोरेंट में पैसे के साथ साथ कैलोरी भी लिख दो, तो उससे कोई कोर प्रॉब्लम थोड़ी ना डिस्कस हुई। AOM are addressing the problem superficially. Yes, superficially का मतलब होता है बस ऐसे ही ऊपर ऊपर से।